हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल के अध्याय 6 जल संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूगोल विषय के मैंने कल इस छठे पार्ट के ही नोट्स डाले थे, महत्वपूर्ण नोट्स इस पार्ट के, जिनमें से अच्छे प्रश्न बनते हैं। आज मैं इसी अध्याय के प्रश्न और उत्तर आपको बताऊँगा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों से। इसके बाद में आपके राजनीति विज्ञान और इतिहास के वीडियो भी मैं धीरे धीरे बनाने वाला हूं एक एक करके। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत की इन दो नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। तो भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं, उनके जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, उन प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जो अपने भूमि जल उपयोग का क्षमता से कम उपयोग करते हैं। तो कम उपयोग करने वाले में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल हैं। अधिक उपयोग करने वाला पूछे तो पंजाब, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु आते हैं, लेकिन कम उपयोग करने में आते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। तीसरा प्रश्न है, किन राज्यों में लेगून झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है। तो इसका आंसर है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में। चौथा प्रश्न है, जल गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है। तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों रहित जल से है। अगला प्रश्न पांचवा है, देश में अत्यधिक प्रदूषित दो नदियां कौन सी है। तो वो है गंगा और यमुना नदी। प्रश्न संख्या 6 है, दिल्ली से वाराणसी के मध्य गंगा नदी पर स्थित दो ऐसे महानगरों के नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो इसमें आते हैं कानपुर और इलाहाबाद। सातवां प्रश्न है, भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, रालेगन सिद्धि जो गांव है वहां हुई थी। प्रश्न संख्या 8वां है, जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। 9वां प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो जल की गुणवत्ता का तात्पर्य है जल की शुद्धता या अनावश्यक बाहरी पदार्थों के रहित जल से है। 10वां प्रश्न है, भारत की समुद्र तट रेखा विशाल और दंतुरित है, इसी कारण बहुत सी लेगून झीलें हैं वो बन गई है। तो किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ लेगून झीलें हैं। तो वो है केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। अब जो लेगून झीलें हैं इनमें जल होता है खारा, तो इनका उपयोग किन क्षेत्रों में होता है। तो इनका उपयोग, इसका उत्तर है मछली पालन, चावल की कुछ किस्मों और नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12वां देखेंगे। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती है। तो एक तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है और एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रश्न संख्या 13 है, जल संभर प्रबंधन का क्या अर्थ है। तो जल संभर प्रबंधन है धरातलीय भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। 14वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में किन दो नदियों को औपचारिक तौर पर जोड़ा गया है। वो है गोदावरी और कृष्णा नदी। 15वां प्रश्न जो है वो एक बार सीबीएसई में भी आ चुका है, राजस्थान बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में जल प्रदूषण के दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो वाहित मल निपटान, नगरीय वाहित जल, उद्योगों से विषाक्त जल का स्राव, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और कृषित भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल। 16वां प्रश्न है, जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो वो है बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विकास की तीव्र गति। 17वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए कि अलवर जिले में राजस्थान में कौन सा जल संग्रहण कार्यक्रम चलाया गया है। तो उसका नाम है, राजस्थान के अलवर जिले में जो चलाया गया उसका नाम है, सही उत्तर है अरवारी पानी संसद। ये राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया है। इसी प्रकार से अगला 18वां प्रश्न है, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है। तो वो शहर है दिल्ली और इटावा। 19वां प्रश्न है, हरियाली से क्या अभिप्राय है। तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकता क्या थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीबीएसई में आ चुका है, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है। पेयजल जो इसकी प्राथमिकता थी, उसके बाद में सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग हैं। ये तो थे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद में है 3 अंक वाले लघुत्रात्मक प्रश्न। 3 अंक वाले जो प्रश्न या 2 अंक वाले 3 अंक वाले जो प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। एक प्रश्न है 21वां,
अलवणीय जल के बंटवारे पर विवाद वर्षों से चले आ रहे हैं तथा इनके बढ़ने की आशंका है। इसके दो कारण बताइए। या आधुनिक समय में विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, जल का कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया है, स्पष्ट कीजिए। तो 1 नंबर पॉइंट हो गया इसका। आज धरातल पर मानव उपयोग के लिए अलवणीय जल का एक बहुत छोटा ही भाग उपलब्ध है। अलवणीय जल, शुद्ध जल जो हम काम में लेते हैं, जनसंख्या। तो भारत की जनता बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तकनीकी प्रगति और प्रदूषण के कारण ये अलवणीय जल की जो मात्रा है वो लगातार घटती ही जा रही है। दूसरा पॉइंट है, भारत में जल की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है। यहाँ आज भी जलवायु जो परिवर्तन है उसके कारण ये समस्या और भी जटिल होती जा रही है। इन जल संसाधनों पर नियंत्रण करना आज विभिन्न राज्यों और प्रदेशों के मध्य विवाद और तनाव के विषय बनते जा रहे हैं। अतः विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में उद्योग जल संसाधनों को प्रदूषित करने में किस प्रकार से उत्तरदायी है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। या फिर भारत में तीव्र औद्योगिकरण जल संसाधनों का तेजी से ह्रास हुआ है। कोई 3 पॉइंट बताने हैं। तो पहला पॉइंट है, उद्योगों से निकला अवशिष्ट पदार्थ है उसको बिना शुद्ध किए नदियों और झीलों में डाला जाता है, इससे जल है वो प्रदूषित हो जाता है और ये प्रदूषित तत्व है जल जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक जो उद्योग है वो चमड़ा उद्योग है, रसायन उद्योग है, लुगदी और कागज़ उद्योग। ये सबसे ज़्यादा नदी जलों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में अपने वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लिया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र गंगा नदी बेसिनों में ऐसा संभव क्यों नहीं है। अब कारण क्या है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में क्या दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होती है, तो पानी का प्रवाह बहुत तेज है। तेज प्रवाह के कारण उस पानी को नहीं रोका जा सकता और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। इसी प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे उत्तर भारत नदियों का धरातल है वो मुलायम, समतल और नदी अवरोधों से मुक्त है। नदियों के अवरोध नहीं है, इस कारण से जल है वो ज़्यादातर समुद्रों में चला जाता है और इनका उपयोग नहीं हो पाता। और तीसरा पॉइंट है, दक्षिण भारत की नदियों में जल है वो तालाब, जलाशयों में एकत्रित हो जाता है। वहाँ जल प्रपात है, अन्य अवरोध है, इस कारण से उस जल का बांध वगैरह होने के कारण वहाँ क्या है, अवरोध हो जाता है, तो इस कारण से उस जल का उपयोग में लाया जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। 3 कारण बताने हैं, 4 कारण बताए हैं। पहला है अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, दूसरा है शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, तीसरा है जल की बढ़ती मांग और चौथा है प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुछ राज्यों में भूमिजल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ है, उसके 3 दुष्परिणाम बताइए। कोई 3 कारण। तो भूमिजल संसाधन के अत्यधिक दुष्परिणाम है, एक तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमिजल स्तर नीचा हो गया है। एक, राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा जल निकालते हैं तो भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा की समस्या हो गई है। एक है इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ राज्यों में संख्याओं की मात्रा बढ़ गई और पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी अब महसूस की जाने लगी है। तो भूमिजल संसाधन का दुरुपयोग होने के कारण ये समस्याएं आ रही है। आगे एक तालिका दी गई है, तो उस तालिका के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि किन राज्यों में नलकूपों की संख्या अधिक है। तो ये सब आप देख सकते हो, यहाँ जो तालिका दी हुई है इससे इसको हल कर सकते हो। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते। मानचित्र का प्रश्न आपके जरूर आ सकता है, मानचित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछेंगे, लेकिन इनमें मानचित्र में आपको पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी नदी का बेसिन कहाँ है। तो आपके यहाँ दिया हुआ है कावेरी बेसिन, पेन्नार बेसिन, कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। तो नदियों के बेसिन जो दिए हुए हैं, इसी प्रकार तापी, गंगा बेसिन है ना, ये बेसिन है वो आपके इस प्रश्न में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है 5 अंक वाला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं और वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए, या वर्षा जल संग्रहण के 5 उपयोगों का वर्णन करो। तो वर्षा जल संग्रहण होता क्या है कि विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने, एकत्रित करने की एक विधि है। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्य, एक तो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, एक सिंचाई पशुओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, भूमि के जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, मृदा अपरदन को रोकता है, बाढ़ को भी रोकता है, लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाने वाला है, भूमिजल को पंप करके निकालने में ऊर्जा की बचत भी होती है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, प्रकृति से मधुर संबंध बनते हैं, लोग एक दूसरे के आसपास आते हैं और फ्लोराइड्स और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को यह कम कर देता है और जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसी प्रकार एक और बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश में 2-3 एक प्रश्न इसके बाद में और बताऊंगा। हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है, व्याख्या कीजिए। तो जल जो है मानव की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और लगातार प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। तो जल से जुड़ी जो समस्याएं हैं
वो पहली समस्या है जल की उपलब्धता में कमी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, सिंचाई के साधनों में वृद्धि हो रही है, भूमिगत जल का दोहन हो रहा है और भूमिगत जल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। इस कारण से नगरों में जनसंख्या जो बढ़ती है तो उनके लिए पेयजल की आपूर्ति करना कठिन हो गया है। एक पॉइंट हो सकता है जल के गुणों का ह्रास। जल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो जल भंडारों में कमी आती है और अवांछनीय पदार्थ उसमें ज़्यादा मिलते जाते हैं, तो नदियाँ हैं वो सब दूषित हो जाते हैं, जलीय तंत्र प्रभावित हो जाता है और भूमिगत जल को भी कभी कभी ये प्रदूषक नुकसान पहुँचा देते हैं। एक जल प्रबंधन भारत में आज भी नहीं है। सरकार की नीतियाँ कानून प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो संरक्षण की योजनाएं हैं वो एक तरह से निरर्थक साबित हुई है, तो ये भी एक समस्या है। जागरूकता और जानकारी का अभाव लोगों में है। पुनः पूर्ति योग्य है। जल एक ऐसा संसाधन है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, उसको सुरक्षित शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी जागरूकता लोगों में नहीं है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर इस पाठ में से पूछा जाए तो वो है जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, या जल संभर प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जल संभर प्रबंधन होता क्या है। तो धरातलीय और भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जिसमें जल व्यर्थ नहीं हो, कोई व्यर्थ नहीं जाए, तो जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इससे भूमि, जल और पौधे और प्राणियों, मानवों के संरक्षण को भी विस्तृत अर्थ में शामिल करते हैं। प्रमुख कदम सरकार द्वारा क्या क्या उठाए गए हैं। तो पहला एक तो हरियाली कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर पर विकास परियोजना का कार्यक्रम है। तो इससे ग्रामीण जल संरक्षण, पेयजल की समस्या को दूर करने, वन रोपण, मत्स्य पालन, सिंचाई, इन सब की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। एक आता है नीरू मीरू कार्यक्रम, जो कि चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का प्रमुख इसका अर्थ होता है जल और आप। नीरू मीरू कार्यक्रम में क्या, स्थानीय लोगों को जल की संरक्षण की विधियाँ सिखाई गई है। राजस्थान में भी एक कार्यक्रम चलाया गया, अरवारी पानी संसद, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया है। तो इसमें जोहड़ की खुदाई और बांध बना करके जल का प्रबंधन करने पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार से एक तमिलनाडु में सरकार के द्वारा चलाया गया कि घरों में जल संग्रहण संरचना बनानी आवश्यक है, यानी घरों में पानी को इकट्ठा करने के लिए घर बनाने हैं, तो उनको तभी उस घर को सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाएगा जब उस घर में जल संग्रहण की संरचना है वो बनाई हुई है। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रमों को स्थानीय निवासियों को इसमें सहयोग लिया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो उद्देश्य हैं एक तो कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, जैसे उद्यान कृषि, वानिकी, वन संवर्धन का समग्र रूप से विकास करना। एक कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक पर्यावरण ह्रास को रोकना और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना। एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड 2013 में भी आ चुका है, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है। जल संसाधन के कम होने के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले 2 वैधानिक उपाय बताइए। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा सकता है, भविष्य में भावी पीढ़ी को जल के लिए संकटमय स्थिति में ग्रसित होना पड़ सकता है, तो उसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत में जल संसाधन की कमी के क्या कारण है। एक तो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो अत्यधिक उपयोग हो रहा है। तो अत्यधिक उपयोग के कारण केवल घरेलू क्षेत्र में नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी अधिक उपयोग हो रहा है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों का धरातल है वो कंक्रीट युक्त हो रहा है। इस कारण कंक्रीट युक्त धरातल होने के कारण भूमि है उसके जल के भूमि के नीचे के अंदर रिसाव नहीं हो रहा है। इस कारण से भूमि जल संसाधनों में कमी आ गई है। तीसरा पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता की कमी। लोगों को क्या है, जल संग्रहण के लिए जागरूकता है वो बहुत कम है, तो जागरूक करने की ज़रूरत है। विभिन्न विधियों के द्वारा जल संग्रहण है वो किया जा सके। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग भूमिगत जल पर निर्भरता को कम करता है। एक पॉइंट हो सकता है इसका, जलवायु की दिशाओं में परिवर्तन। जलवायु की दिशाओं में परिवर्तन से मानसून में भी परिवर्तन आ रहा है और इसके कारण से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। एक, किसानों के द्वारा कृषि कार्यों में जल का बहुत ज़्यादा उपयोग रह रहा है ना। बूंद बूंद सिंचाई को काम में ले नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल ऐसे ही खेतों में नष्ट कर दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है। तो बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति के लिए, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो 3-3 बार खेती साल में की जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस कारण से जल है वो ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। तो वैधानिक उपाय, एक तो जल अधिनियम 1974 बनाया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 और जल उपकरण अधिनियम 1977 इसके लिए बनाया गया है। 34वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करो। तो भारत में जो ये इसकी मांग है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सिंचाई की अधिक मांग, बढ़ती मांग के कारण है एक तो वर्षा का असमान वितरण है। भारत में सारे वर्ष में वर्षा का अभाव है। मानसून वर्षा के मौसम में होती है और शुष्क ऋतु में सिंचाई है वो, सिंचाई के बिना कृषि हो ही नहीं सकती। एक, वर्षा की अनिश्चितता है। वर्षा कब आ जाए कब नहीं जाए इसका कुछ पता नहीं चलता, उसकी कमी को सिंचाई के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। एक है परिवर्तनशीलता। तो वर्षा की भिन्नता होती है, परिवर्तनशीलता अधिक है। कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा कहीं कम हो जाती है। तो यानी भारतीय कृषि है वो मानसून का एक तरह से जुआ है।
एक है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु, केवल 3-4 महीने वर्षा होती है, बाकी पूरे वर्ष भर सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है खाद्यान्न और कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। तो देश में क्या है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो कच्चे माल की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, तो ज़्यादा फसलें ज़रूरी है, तो इसलिए सिंचाई की मांग भी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल संभर, वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और उसके संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है? ये CBSE 2018 में आ चुका है, राज्यों की बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। जल संभर प्रबंधन है, एक तो बहते जल को रोका जा सकता है, और इसके द्वारा भूमजल संचयन और पुनर्भरण की अनेक विधियां, जैसे अंतःस्रवण, तालाब पुनर्भरण से भी। इसके अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण और पुनरुत्पादन को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद में है एक नीरू मीरू कार्यक्रम, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, है ना। इन राज्यों में जो जल संग्रहण के लिए जो खुदाई के लिए बांध बनाए गए हैं, तालाब वगैरह, तलैया वगैरह बनाए गए हैं, तो उनसे भी लाभ होता है। एक वर्षा जल का संग्रहण से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे झीलें और तालाबों में वर्षा जल का संग्रह किया जाए। एक कुंड या टाँका, जैसे राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाया जाता है, और घर का निर्माण जब करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण को एकत्र करने के लिए इस प्रकार से कुंड या टाँका उसमें निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार से जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमि जल स्तर को नीचे होने से रोकता है, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे संदूषकों को भी कम करके यह अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। धन्यवाद।